वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि भारतीय मुक्ति मोर्चा के नामकरण से ही पता चलता है कि ये जो मोर्चा है ये मुक्ति के लिए बना है। तो ये जो मुक्ति का ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत कोई आम जो व्यक्ति हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनमें से नहीं आया है। तो ये मुक्ति का एक सिद्धांत है, इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और ये सिद्धांत हमारे संत पुरुषों ने, हमारे गुरुओं से लेकर से उन्होंने शुरू किया था। ये सिद्धांत जैसे स्वामी कर्णेश्वर स्वामी जी ने बताया कि 12वीं सदी में महात्मा बसवन्ना जी ने तथा पंजाब में शेख फरीद जी ने 12वीं सदी से ये मुक्ति की जो बात चली, उसके बाद संत कबीर जी महाराज, संत रविदास जी महाराज और महाराष्ट्र में संत नामदेव जी महाराज जैसे अनेकों संत हुए। और उसके बाद पंजाब में गुरु नानक महाराज ने जो सिख धर्म के जरिए से ये बात आगे बढ़ाई। ये मुक्ति का जो एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बदलती हुई परिस्थितियों में आज भारतीय मुक्ति मोर्चा, आज की जो परिस्थिति है, 21वीं सदी की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार इस महान पुरुष जो हुए हैं पिछले 1000 वर्ष में, उनको उनका ही जो एक मार्गदर्शन दिया हुआ है, उसके ही मार्ग पर हम चलने वाले लोग हैं। सो इस वजह से मैं आपके समक्ष जो गुरु नानक पातशाह का ये मार्ग है, सिख धर्म है, जिसको गुरमत बोला जाता है, गुरु की मत, उसके प्रथाएं कुछ विचार अपने आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जो मुक्ति है उसकी कई लेयर्स हैं। जो गुलामी है, एक गुलामी तो आर्थिक गुलामी है जिसकी हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, जो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आर्थिक जो गुलामी है उसकी बात होती है। उसके बाद एक गुलामी पॉलिटिकल गुलामी आती है, जिसकी इंडिया में तो बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, क्योंकि इंडिया में जो ये पूरा रीजन है, अभी साउथ एशिया बोलिए कि जो साउथ एशिया का जो रीजन है, इसमें पॉलिटिकल जो स्लेवरी रही है उसके बहुत लंबी हिस्ट्री है। सेंट्रल एशिया से, अरब से, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें से बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स जहाँ आते रहे हैं, जिनके चलते बड़ा लंबा समय जहाँ पॉलिटिकल जो गुलामी है वो हमें झेलनी पड़ी है। और आज भी हम पॉलिटिकल गुलामी में ही हैं। तो उसके आगे एक उससे बड़ी गुलामी आती है जो सोशल लेवल पे होती है। जो सोशल लेवल की एक गुलामी है इंडिया में, उसका एक साउथ एशिया में उसका एक रूप है जो वर्ण और जाति का जो ये सिस्टम है, इसके जरिए यहाँ पे एक सोशल गुलामी है जो उससे भी ज़्यादा गहरी गुलामी है। और उससे भी आगे जो एक रिलीजन का, एक धर्म का या जो एक मत है, उसका एक सबसे जो गहरा एक नुक्ता होता है वो होता है हमारे मन की गुलामी को तोड़ना, हमारी सुर्त की जो आत्मा की गुलामी है उसको तोड़ना। तो जो हमारे संत महापुरुष हुए हैं उनका जो एक सिद्धांत था वो इस चारों ही तरफ की गुलामी को तोड़ने का था, इस किसी एक किस्म की नहीं। ये हमारे तन से शुरू होके हमारी मन, हमारी आत्मा तक पूर्ण रूप से एक मानव को मुक्त, एक मानव और मुक्त जो मुक्त हो चुके हैं उनका ही एक समाज सृजने का एक सपना था। और उसी सपने को जो सिख धर्म है उसमें उस कंप्लीट जो ये मुक्ति है उसको प्राप्त करने का जो रास्ता बताया गया, उसके 2 सिद्धांत सिख धर्म में हैं।
एक को बोला जाता है सिमरन, दूसरे को बोला जाता है सेवा। कि सेवा और सिमरन के जरिए आप कंप्लीट मुक्ति का आपका जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर सकते हैं। जो सिमरन का एक सिद्धांत है, उसके लिए गुरु नानक महाराज ने बोले कि आप जिस किस्म के भी संत महात्मा को मानते हो, उसने जो जरिया बताया है अकाल पुरख का, परमात्मा के सिमरन का, आप उसको फॉलो करिए। और दूसरा है जिसका ज़्यादा करके चर्चा होता है, वो है सेवा का। जो सेवा का सिद्धांत है, वो सिख धर्म में सेवा का सिद्धांत सिर्फ जो अपना समुदाय है उसकी सेवा का नहीं, बल्कि सर्वत की, सभी की सेवा का सिद्धांत है। और सर्वत में सिर्फ मानुख जाति नहीं आती है। सिख धर्म के अनुसार सर्वत में नेचर की पूरी, जो कायनात की पूरी क्रिएशन है, वो सभी आती है। इसके लिए जो हमारा धर्म में सेवा का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ जो सिखों की संगत है उसका नहीं, पूरी मानवता का भी नहीं, पूरी नेचर की जो सेवा है उसका कंसेप्ट है। और उस कंसेप्ट का जो अगला एक रूप है वो है कि आप जो, अगर आपने पूरी नेचर में एक समन्वय के रूप में, पूरी नेचर में एक हार्मोनी के रूप में एक सेवा करना है, तो उस सेवा का जो सबसे बड़ा जरिया है वो मानुख जो जाति है उसके जरिए ही आप सर्वत की जो सेवा कर सकते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सेवा का, वो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनमें इक्वलिटी लाने का सबसे बड़ा सेवा का कॉन्सेप्ट सिख धर्म में है। और जो ये सोशल लेवल की इक्वलिटी है, सोशल लेवल की इक्वलिटी का जो हम समाज का सपना जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज है, सोशल इक्वलिटी वाली सोसाइटी को गुरु ग्रंथ साहिब में बेगमपुरा के नाम से दर्ज किया गया है। जो श्री रविदास जी महाराज का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब में कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तिहठाओ। मतलब इस जो एक कंसेप्ट दिया गया है कि आइडियल सोशल सिचुएशन जो हमने क्रिएट करनी है उसको हम बेगमपुरा बोलते हैं। उसका जो बेसिस है वो लव है, प्यार है। उसका जो बेसिस है वो सांझीवालता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड के बिना आप समता, इक्वलिटी नहीं ला सकते हैं। तो जो सोशल जे एक आइडियल है हमारे लिए बेगमपुरा का, इसको प्राप्त करने के लिए इसके जो इससे आगे का जो लेवल है वो ये है कि ये अब जिस तरीके का समाज चल रहा है, इस समाज में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत पावरफुल हो गई हैं। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो जो सोशल सिचुएशन है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। इनफैक्ट ये है कि अब समाज कैसे चलेगा, रिलीजन कैसे चलेगा, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फिक्स कर रही हैं ये इशू भी। मिडीवल्स में जब इंडिया में आप बोलिए कि मुगल एम्पायर थे, जहाँ एम्पायर थे, उस वक्त रिलीजन कैसे चल रहा है, समाज कैसे चल रहा है, उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं होता था। लेकिन जब से ब्रिटिश एम्पायर जहाँ से आया, ब्रिटिश एम्पायर ने सोसाइटी को और रिलीजन्स को भी असरअंदाज करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। और उसी प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन अब आज का जो बिपर दरबार है, जो दिल्ली तख्त है, वो उसी की एक्सटेंशन है जो ब्रिटिश एम्पायर ने शुरू किया था। कि अगर आपने लोगों को लंबा समय तक गुलाम रखना है तो उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं, जो उनकी रिलीजियस कंडीशंस हैं, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ही कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे करुणेश्वर स्वामी जी बोल के गए हैं कि लिंगायत धर्म के जो मठाधीश हैं उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज का है।
ये सिर्फ लिंगायत धर्म का इशू नहीं है, ये सभी का है। हमारे सिख धर्म में भी ऐसा है, इवन इस्लाम में भी ऐसा है। इंडिया में जो भी सोशल या रिलीजियस कंडीशन है उन पर पूरा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का है। तो इसीलिए जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने इस कंडीशंस को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे पहले ही, कंडीशन आने से पहले ही हमें दिशा निर्देश, मार्गदर्शन दिया था। इसीलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में जो स्टेट का आइडिया है, पॉलिटिक्स का आइडिया है, वो भी एक दिया है। उसको बोलते हैं हलेमी राज, जिस राज का बेसिस है कि इस राज में न्याय और रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो न्याय संगत होनी चाहिए। तो जो हलेमी राज का जो आइडिया है वो हमारे संत महापुरुष पहले ही हमको दे के गए हैं। जो आइडियल सोशल जो सिस्टम है जिसको हम बेगमपुरा बोलते हैं, उसका जो एनर्जी का सबसे बड़ा इंजन है वो ये हलेमी राज के ही इंस्टीट्यूशन होंगे। तो आज जो राज है वो बिल्कुल हलेमी राज नहीं है, बिल्कुल उसके विपरीत राज है। तो ये हमारे लिए जो हमारे महापुरुष एक आदर्श छोड़ गए हैं, उपदेश दे के गए हैं, उनको ही लागू करने के लिए हमारा अभी सारा स्ट्रगल चल रहा है। पंजाब में सिचुएशन कुछ समय डिफरेंट हुई। 18th सेंचुरी में जब जो मुग़ल अम्पायर था वो उखाड़ दिया गया। लगभग 1 सेंचुरी तक, 19वीं सदी के हाफ तक, 1850 तक पंजाब में सिख राज हुआ, जिस राज के चलते हुए वहाँ पे जो सोशल पैटर्न है वो बाकी इंडिया से थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं, बेटर हो गए हैं। वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं, एजिटेशंस भी हैं, वो वहाँ इंडिया से थोड़े डिफरेंट हो गए। वो कुछ समय एक हमारे अपने लोगों का राज रहा है पंजाब में। उस हलेमी राज की वजह से वहाँ का जो कल्चर है, जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, वो ज़्यादा लव, ज़्यादा ब्रदरहुड वाले, ज़्यादा न्याय संगत हो गए हैं, जिसके चलते जो सेवा का जो एक आदर्श रूप, एक आदर्श कंसेप्ट हमें महाराज ने दिया था, वो बिल्कुल आइडियल तो नहीं है, लेकिन बाकी इंडिया से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो इसलिए वो जो एक थोड़े समय के लिए राज था, जो हलेमी राज था, उसने एक पूरी सोसाइटी पे, रिलीजन पे एक इम्पैक्ट छोड़ा है। तो अभी भी जो ब्रिटिश एम्पायर आने के बाद, या अभी का जो विपर एम्पायर है उसके आने के बाद स्ट्रगल लगातार पंजाब में कभी स्ट्रगल बंद नहीं हुआ है। ब्रिटिश एम्पायर के आने के 20 साल बाद 1870 से दोबारा स्ट्रगल शुरू हो गया था। वो अभी भी किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है, चाहे लेटेस्ट आप जो फार्मर एजिटेशन है उसके रूप में भी आपने देखा है। फार्मर एजिटेशन में भी जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स था वो सिर्फ किसानी इश्यूज नहीं थे। पंजाब में अभी जो फैक्ट है वो ये है कि पंजाब का बहुत बड़ा जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा हिस्सा जो फॉरेन चला गया है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन स्ट्रगल क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि जो हिस्टोरिक और जो हमारे जो सिद्धांत में विपर एम्पायर के खिलाफ गुरु महाराज ने हमें जो शिक्षा दी रखी है, वो शिक्षा के चलते हुए कि अगर कोई भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ एक सिख का फर्ज है कि वो उससे खिलाफ लड़े। तो उस हिस्टोरिक रीजन की वजह से, उस रिलीजियस रीजन की वजह से वो इतना बड़ा स्ट्रगल लड़ा जा सका। सो इसलिए जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को फेवरेबल अभी जो इस समय कंडीशन चल रहा है, वो जो मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन आ रहे हैं। जो पिछले एक दहाके से ही जिस तरह के इंडिया का जो विपर एम्पायर है, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो पहले यूपीए गवर्नमेंट में रही हों, चाहे अभी एनडीए गवर्नमेंट में रही हों,
उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने जो मुक्ति के मार्ग के लोग हैं उनको जगाया है बहुत ज़्यादा रूप से। आज जितने जागृत लोग हमारे अपने प्रचारकों या हमारे अपने जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी शिक्षा से उतने जागृत नहीं हुए थे जितने इन्होंने जो जिस तरीके की जो पॉलिसी लाई हैं उन्होंने कर दिए हैं। सो क्रेडिबिलिटी जो है विपर एम्पायर की वो लगातार डाउनफॉल पर है। जब किसी भी इंस्टीट्यूशंस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी ना रहे वो बहुत लंबा समय तक जिंदा नहीं बच सकती है। तो सबसे बड़ा जो एक बात हुआ है कि वो इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे उनका प्रेस मीडिया हो, किसी का भी क्रेडिबिलिटी अभी बचा नहीं है। तो जब क्रेडिबिलिटी ना बचे तब अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। ब्रिटिश एम्पायर के पास जब क्रेडिबिलिटी नहीं बचा था, उनके पास इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा ताकत थी, लेकिन वो अपना राज बचा नहीं पाए थे। तो सिचुएशन इंडिया के विदन भी ऐसा हो चुका है कि अगर आप पॉलिटिकल लाइन पे देखो तब भी जो इवन विपर है वो डिवाइड हो चुका है। कुछ राइटिस्ट हैं, कुछ सेंट्रिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं। आप वर्ण जाति के रूप में देखिए तो इस वक्त पिछली सभी सदियों में से सबसे ज़्यादा जागृति है। और जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडियन स्टेट की वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग एक फैक्टर रहता है अभी की पॉलिटिकल चेंज में, वो बिल्कुल इंडियन स्टेट के विपरीत हो चुका है। जैसे पिछली बार जब पावर का ट्रांसफ़र हुआ था 1947 में, उस वक्त भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सिचुएशन थी उनके चलते हुए ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिया को होल्ड रख सकना इम्पॉसिबल हो गया था। उनको 2 युद्ध लड़ने पड़े जिसकी वजह से वो सारी चेंजेस आईं। अब भी इंडिया में आपने 2 फ्रंट वार ये फिक्रा बहुत ज़्यादा बार सुना होगा कि इंडिया 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। पंजाब कश्मीर का जो बॉर्डर है एक्टिव हो चुका है पिछले 2 साल से, जिसके चलते हुए इंडिया बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ सकता है। और जो चेंजेस हम सोच रहे हैं भी शायद 50 वर्ष में आएंगे, वो 5 वर्ष में आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए तैयार रहने की हमें आवश्यकता है। जैसे हमने देखा कि किसान एजिटेशन था, किसान एजिटेशन अगर उन्होंने एजिटेशन किया, वो 1 साल तक वहाँ पर रहे, तो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के चलते उन्होंने अपने कानून वापस करवा लिए। उन्होंने वो मैदान में आना पड़ा। अगर आप घर में ही रहेंगे तो जितना मर्जी फेवरेबल सिचुएशन हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप मैदान में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, बेशक बहुत छोटी, वो मैटर नहीं करती है। आप जागृत हो, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आप मैदान में हो, तो बहुत छोटी सी फोर्स भी क्राइसिस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स नहीं थी उस वक्त। अगर आप सोचेंगे तो कांग्रेस की जो एजिटेशन की कैपेसिटी थी 1947 में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो फील्ड में थे। उन्होंने एंटीसिपेट कर लिया था कि अभी ब्रिटिश बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ रहने वाला नहीं है, तो उन्होंने पोस्ट ब्रिटिश सिचुएशन को कैसे डील करना है उन्होंने 20 वर्ष पहले उसकी तैयारी शुरू कर ली थी। बस यही उनका मुस्लिम लीग या जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एजिटेशन में इनसे ज़्यादा तकड़ी थी, उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया कि यहाँ पावर का ट्रांसफ़र हो सकता है। उसकी वजह से ही जब वो समय आया तो जो उस समय को गेन करने के लिए तैयार था वो ले गया। सो एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्द ही समय में इंडिया में पॉलिटिकल चेंज के हालात बन सकते हैं। उसकी वजह है जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो जिस रूप से बन रही है, उसके चलते
हमें तैयार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात जो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया इतना डाइवर्स है, इस डाइवर्सिटी के चलते हुए जहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जो बेशक विपर की पैदा की हुई है, लेकिन वो इफ़ेक्ट रखती है कि जो वर्ण और जाति की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो शोषित लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वो उस डाइवर्सिटी की चलते हुए हम पिछले 1000 साल में जो ये बहुत लंबा समय गुलामी का एक पीरियड रहा है, उनमें सबसे बड़ी वजह ये जो डाइवर्सिटी है ये रही है। तो इस डाइवर्सिटी को कैसे एकता में बदला जाए, एक समानता कैसे लाई जाए, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मगर आपकी जो भी डाइवर्सिटी है उसको एज इट इज़ रखते हुए आपकी जो भी पहचान है, चाहे वो आपकी धार्मिक है, चाहे लिंग्विस्टिक है, चाहे कोई भी आप पहचान मानते हो, आप अपनी पहचान में रहते हुए किस तरह से आप तालमेल बेटर कर सकते हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। भारतीय मुक्ति मोर्चा के प्लेटफार्म के जरिए से एक अच्छा एक उपराला एक एफर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें अभी हम सभी को बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें है कि सारी डाइवर्सिटी के होते हुए हम तालमेल कैसे एक दूसरे में क्रिएट कर सकेंगे। इस तरह का तालमेल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में है। गुरु नानक महाराज असम, बंगाल से लेकर के जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक गए, साउथ में श्रीलंका से लेके तिब्बत तक गए, तो उस सारा ये बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है। तो उस सारे रीजन में वो जो भी पॉजिटिव लोग थे उनके पास गए, तो पॉजिटिव लोग का जो भी ज्ञान था, उनकी जो नॉलेज थी, वो सारी पॉजिटिव नॉलेज उन्होंने एक जगह एकत्र की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में, उसको चेंज नहीं किया। वो जैसे ही जिस तरह भी जिस भी लैंग्वेज में, जैसे भक्त नाम संत नामदेव जी के जो शब्द हैं वो मराठी में ही हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप इनको लिप्यंतर कर लो या इसका ट्रांसलेशन कर दो, ऐसा नहीं किया। शेख फरीद जी के जिस तरह से श्लोक हैं वो उसी तरह से ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में हैं। तो उन्होंने जो भी आपकी पहचान है उसी पहचान को लेके सूत्रधार किया, सिर्फ एक नुक्ता रखा जिसकी बुनियाद पर ये सारा हो सका। वो था कि महाराज बोले कि सच हो ऊपर सबको, ऊपर सचाचार, मीन्स कि ट्रूथ इज हाईएस्ट, हायर, बट स्टिल ट्रू बिहेवियर इज हाईएस्ट। आप सच्ची बात करोगे और आप सच्ची बात पर आपका जो व्यवहार है वो भी सच्चा होगा तो हम में तालमेल हो जाएगा। ये दिक्कत अगर हम पार कर लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम में तालमेल ना हो। कुछ प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमने एक देखा है वो ये होता है कि जब कभी तालमेल का बात चलता है तो बहुत ज़्यादा बात ये होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ पर्सनैलिटीज़, उनको ये लगने लग जाता है कि जो उनका एक आइडिया है सभी उस पर ही सहमत हो जाएं। एक तो ये दिक्कत हो जाता है। दूसरा ये दिक्कत होता है कि जो बात हम कह रहे होते हैं उसको करने की क्षमता होती नहीं है। हम सच्चाई बोल तो लेते हैं लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो उतना पायदार, उतना सच्चा नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस तरीके का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आता। तो वो हमारी खुद की इंट्रोस्पेक्शन हमें सभी को अपनी करनी चाहिए कि अगर हम सच्ची बात करेंगे और हमारा ट्रू बिहेवियर होगा
तो डाइवर्सिटी के बावजूद भी जो तालमेल है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में करके दिखाया है। मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो उनका ये दिया हुआ सिद्धांत है मुकम्मल मुक्ति का, उसके अभी पूर्णता की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा साजगार, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टाइम आ चुका है, और उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हम प्रिपेयर्ड होंगे तो बहुत जल्द ही इसके बहुत अच्छे परिणाम, हैरानकुन पर जो परिणाम हैं वो आ सकते हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय मूल निवासी।